हेलो फ्रेंड्स, हमने पीछे वाले वीडियो में देखा था कि एफएचआर अस्कल्टेशन एंड फंडल हाइट एंड माइनर डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख लें। तो अभी आज स्टार्ट करेंगे एंटीपार्टम स्क्रीनिंग टेस्ट, यानी कि जो एंटीपार्टम पीरियड होता है, एंटीनेटल पीरियड होता है, तो उसमें प्रेगनेंसी में कौन कौन सा टेस्ट करते हैं और क्यों करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ब्लड ग्रुप एंड आरएच फैक्टर एंड ऑल रूटीन ब्लड टेस्ट कराते हैं, जिसमें से ब्लड ग्रुप एंड आरएच फैक्टर देखते हैं। तो एबीओ शुड बी डन फॉर टू एनी फर्दर कॉम्प्लिकेशन, किसी भी कॉम्प्लिकेशन को जानने के लिए एबीओ ब्लड ग्रुप करते हैं। आरएच टाइपिंग इज डन टू डिटरमाइन द वोमेन्स ब्लड इज द, और आरएच फैक्टर चेक करते हैं कि जो मदर का ब्लड ग्रुप है वो आरएच पॉजिटिव है, आरएच नेगेटिव है। आगे देखते हैं। इफ़ द क्लाइंट इज़ आरएच नेगेटिव, यदि जो मदर है वो आरएच नेगेटिव है और जो फीटस होता है वो आरएच पॉजिटिव है, देन वी हैव टू नीड एंटी डी इंजेक्शन। तो फिर एंटी डी इंजेक्शन लेना पड़ता है। कब लेते हैं? 28 वीक्स में लेते हैं या फिर विद इन 72 आवर्स आफ्टर डिलीवरी। आरएच इनकम्पैटिबिलिटी को रोकने के लिए, यदि आरएच नेगेटिव मदर रहती है और फीटस जो होता है वो आरएच पॉजिटिव होता है, तो हमें ये इंजेक्शन लेना पड़ता है टू प्रिवेंट आरएच इनकम्पैटिबिलिटी। एंटी डी इंजेक्शन लेते हैं 28 वीक्स में या फिर 72 आवर्स विद इन आफ्टर डिलीवरी। रूटीन ब्लड टेस्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सीबीसी कराते हैं, शुगर, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, वीडीआरएल सिफिलिस के लिए करते हैं, एंड हेपेटाइटिस बी एंड सी करते हैं। यूरिन टेस्ट फॉर शुगर, प्रोटीन एंड कीटोन्स। ऑल वाइटल साइन ऑल्सो शुड बी मेजर थ्रू आउट प्रेगनेंसी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग प्रेगनेंसी में चेक करते हैं। बारी बारी से एक एक को करके देखेंगे। कुम्भ टेस्ट क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट। एंटी ग्लोबुलिन यानी कि जो कुम्भ टेस्ट को बोला जा सकता है, दूसरा नाम है एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट। जो एंटीबॉडी रहते हैं उसके अगेंस्ट जो टेस्ट करते हैं वो है एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट। ये जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो जो डायरेक्ट कुम्भ टेस्ट होता है इसको हम लोग फीटस में परफॉर्म करते हैं। फीटस के बारे में जानने के लिए हम लोग करते हैं फीटस में। इट इज़ डन टू डिटेक्ट ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया। आरएच इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से जो बेबी में हेमोलाइटिक एनीमिया के चांसेस रहते हैं, तो उसको हम लोग डिटेक्ट करने के लिए फीटस में डायरेक्ट कुम्भ टेस्ट परफॉर्म करते हैं। और दूसरा है इनडायरेक्ट कुम्भ टेस्ट। इसको हम लोग प्रेग्नेंट वुमेन में करते हैं प्रायर टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले हम लोग चेक करते हैं फॉरेन एंटीबॉडी को पहचानने के लिए, क्योंकि हम लोग बाहर से ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, आरबीसी दे रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट हीमोलाइटिक एनीमिया नहीं हो या फिर किसी अदर तरीके का एलर्जी या फिर रिएक्शन आरबीसी से ब्लड से देखने को नहीं मिले, तो उसके लिए हम लोग फॉरेन एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए प्रेग्नेंट वोमेन में इनडायरेक्ट कुम्भ टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अगला है रूबेला टाइटर। प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है रूबेला। इफ़ द क्लाइंट हैज़ अ नेगेटिव टाइटर लेस देन 1:8, यानी कि 1:8 से कम रहता है अगर रूबेला का टाइटर, तो उसे हम लोग नेगेटिव टाइटर कहते हैं। देन इट इंडिकेटिंग सस्टेबिलिटी टू द रूबेला वायरस, यानी कि जो टाइटर है वो 1:8 से कम है, तो हम लोग तो उसमें रूबेला वायरस की मतलब संभावना हो सकती है, इसलिए उसे इम्यूनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। The client must be using effecting birth control at the time of the immunization and must be instructed not to become pregnant। और उसको हम लोग एडवाइस करेंगे कि बर्थ कंट्रोल जैसे कॉन्ट्रासेप्शंस मेथड यूज़ करें इम्यूनाइजेशन के टाइम पे, और प्रेग्नेंट होने के लिए नहीं बोलेंगे उसे।
नॉट टू बिकम प्रेग्नेंट। कितने दिनों तक के लिए? 1 to 3 months के लिए आफ्टर इम्यूनाइजेशन। एंड अवॉइड कॉन्टैक्टिंग एनीवन हु इज़ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, यानी कि जिसका जो इम्यूनिटी होता है कमज़ोर होता है, वीक होता है, उसको कांटेक्ट में आने से अवॉइड करेंगे। और जब फीमेल वैक्सीन ले लेगी, इम्यूनाइजेशन हो जाएगा रूबेला का, तो 1 to 3 months तक उसे बोलेंगे कि प्रेगनेंसी को नहीं कंसीव करने के लिए एंड कॉन्ट्रासेप्शंस के मेथड को यूज़ करने के लिए। रूबेला वैक्सीन एंड एंटी-डी वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड सेम टाइम। एंटी-डी जो वैक्सीन है, जो हम लोग आर एस इनकम्पैटिबिलिटी के लिए दे रहे थे, और जो रूबेला वैक्सीन है, ये इस दोनों को सेम टाइम पे दे सकते हैं। देन इट इज़ नॉट इफ़ेक्टिव। अगर सेम टाइम पे दे सकते हैं, लेकिन अगर सेम टाइम पे दे देते हैं तो ये इफ़ेक्टिव नहीं होगा। रूबेला जो वैक्सीन्स का इफ़ेक्टिवनेस है, उसको एंटी-डी वैक्सीन जो है वो कम कर देता है। रूबेला वैक्सीन इज़ एडमिनिस्टर्ड पोस्टमार्टम बिफोर डिस्चार्ज। डिस्चार्ज होने से पहले पोस्टमार्टम पीरियड में ही रूबेला वैक्सीन को दे सकते हैं। सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं अगर टाइटर जो है वो 1:8 से कम हो तो। अगला है, इफ़ क्लाइंट हैव हिस्ट्री ऑफ एग एलर्जी, यदि उसे एग से एलर्जी है तो रूबेला वैक्सीन्स को अवॉइड करते हैं। रूबेला वैक्सीन जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। रूबेला वैक्सीन इज़ नॉट गिवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज द लाइव एटोनुएटेड वायरस। जो रूबेला वैक्सीन होता है उसको प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं, इसीलिए क्योंकि यह जो है वो लाइव वैक्सीन है, और जितने भी सारे लाइव वैक्सीन्स हैं वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं प्रेगनेंसी में, क्योंकि ये क्रॉस कर जाते हैं प्लेसेंटा को, और उसके वजह से फिटल्स को कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगला CBC काउंट कराते हैं ब्लड टेस्ट में। तो CBC शुड बी डन एज अर्ली एज पॉसिबल टू प्रिवेंट एनी फर्दर कॉम्प्लिकेशन। We know that hemoglobin and hematocrit levels decline during gestations. Gestations में प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन और जो हेमाटोक्रिट का लेवल होता है वो डिक्रीज होने लगता है, और उसके परिणाम स्वरूप जो प्लाज्मा वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज होने लगता है। तो यदि हीमोग्लोबिन का लेवल जो है 10 ग्राम पर DL से कम रहता है, और हेमाटोक्रिट का जो लेवल रहता है वो लेस दैन 30% रहता है, तो वो एनीमिया को इंडिकेट करता है। इसीलिए हम लोग CBC काउंट करते हैं ताकि एनीमिया होने से रोक सकें। अगला है पैप स्मीयर टेस्ट। इट इज़ डन इन अर्ली फेज ऑफ प्रेगनेंसी। इसको अर्ली फेज में करते हैं ताकि सर्वाइकल कैंसर को जल्दी से डिटेक्ट कर सकें, क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल है, अर्ली डिटेक्शन होगा तो। इट इज़ अ स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ सर्वाइकल कैंसर, नॉट कन्फर्मेटिव। ये जो है एक प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट है, कन्फर्मेटिव टेस्ट नहीं है। आगे देखते हैं, टेस्ट फॉर STD यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। इट शुड बी डन टू प्रिवेंट एनी फर्दर कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि अर्ली ही डिटेक्शन करना चाहते हैं ताकि उसको टाइम पे मैनेज कर सकें, टाइमली ट्रीटमेंट उसको प्रोवाइड करा सके। जैसे कि गोनोरिया के लिए चेक करते हैं STD में, सिफिलिस के लिए देखते हैं, HPV वायरस देखते हैं, ट्राइकोमोनियासिस, HIV एंड हर्पीस। सिकल सेल स्क्रीनिंग, सिकल सेल एनीमिया को, सिकल सेल डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए सिकल सेल स्क्रीनिंग करते हैं। ट्यूबरकुलिन स्क्रीन टेस्ट यूजुअली डिलीवरी के बाद इसको परफॉर्म किया जाता है। इफ स्किन टेस्ट इज़ पॉजिटिव, यदि जो स्किन टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आता है, देन इट शुड बी कन्फर्म। ट्यूबरकुलिन जो स्किन टेस्ट है वो कन्फर्मेटिव टेस्ट नहीं होता है, इसीलिए यदि पॉजिटिव आता है तो उसको कंफर्म करने के लिए हम लोग चेस्ट एक्सरे करते हैं, चेस्ट रेडियोग्राफ विथ यूजिंग एन एब्डोमिनल शील्ड टू रूल आउट एक्टिव डिजीज। आफ्टर 20 weeks ऑफ gestation इट शुड नॉट बी परफॉर्म इन प्रेग्नेंट क्लाइंट। प्रेग्नेंट क्लाइंट में 20 weeks के बाद इसको परफॉर्म नहीं करते हैं। हेपेटाइटिस B and C टेस्ट,
ऑल प्रेग्नेंट क्लाइंट में चेक करते हैं हेपेटाइटिस बी एंड सी को। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज़ नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को दे सकते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होता है। यूरिन एनालिसिस एंड यूरिन कल्चर। यूरिन कल्चर और यूरिन का एनालिसिस करते हैं। इट शुड बी डन इन एवरी एएनसी विजिट। एवरी जो एंटीनेटल विजिट होता है उसमें हम लोग यूरिन टेस्ट करते हैं। यूरिन टेस्ट क्यों करते हैं? शुगर एंड प्रोटीन का पता लगाने के लिए कि यूरिन में प्रेजेंट तो नहीं है। यदि ग्लाइकोसूरिया इज प्रेजेंट, यदि शुगर जो है वो यूरिन में प्रेजेंट होता है तो उसे हम लोग ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। तो यदि ग्लाइकोसूरिया प्रेजेंट है देन ये इंडिकेट करता है गेस्टेशनल डायबिटीज़ को। और यदि WBC प्रेजेंट है यूरिन में देन इंडिकेट करता है इन्फेक्शंस को। और अगर +2 से लेकर के +4 तक प्रोटीन प्रेजेंट है यूरिन में देन वो भी इंडिकेट करता है इन्फेक्शंस को एंड प्रोटीन यूरिया को। यदि यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंस रहता है तो उसे प्रोटीन यूरिया कहते हैं। और अगर ग्लूकोज प्रेजेंट रहता है यूरिन में तो उसे हम लोग ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। अगला देखते हैं, USG करते हैं। इट शुड बी डन इनिशियली इन बिटवीन 8 to 12 वीक्स, यानी कि 2 से 3 मंथ्स में USG करते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। USG रिकॉग्नाइज गेस्टेशनल एज बाय क्राउन टू रम्प लेंथ। USG के थ्रू हम लोग गेस्टेशनल एज पता लगा सकते हैं कि कितना है। मेजर करते हैं ड्यूरिंग फर्स्ट 11 वीक्स में। अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू चेक द बेबी डेवलपमेंट। बेबी के डेवलपमेंट को चेक करने के लिए भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड करते हैं, यूज़ करते हैं। एंड मल्टीपल प्रेगनेंसी का पता लगाने के लिए या फिर किसी तरह का एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलता है तो उसे डिटेक्ट करने के लिए हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं। अल्ट्रासाउंड इज यूज टू प्रोड्यूस एन इमेज या पार्टोग्राफ ऑफ ऑर्गेन या टिश्यू। अल्ट्रासाउंड जो होता है वो किसी भी ऑर्गेन या टिश्यू का जो है वो इमेज प्रोड्यूस करता है, जिसके थ्रू हम लोग उसको देख के किसी भी तरह का एबनॉर्मलिटीज या मल्टीपल प्रेगनेंसी है उसको हम लोग पता लगाते हैं। फॉलोइंग डिजीज कंफर्म बाय USG। नीचे डिजीज दिए गए हैं कुछ जो USG के द्वारा हम लोग कंफर्म कर सकते हैं। कौन कौन सा है ये देखते हैं। डायग्नोसिस एंड कंफर्मेशन ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी। अर्ली प्रेगनेंसी का हम लोग डायग्नोसिस एंड कंफर्मेशन कर सकते हैं। वेजाइनल ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी। यदि वेजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है अर्ली प्रेगनेंसी में तो उसको भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। वेजाइनल ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी इसमें चेक कर सकते हैं। गेस्टेशनल एज एंड EDD यानी एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी कितना है वो चेक कर सकते हैं। गेस्टेशनल एज कितना है उसको चेक कर सकते हैं USG के थ्रू। एंड इवेलुएटिंग एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम, यानी कि प्रेगनेंसी में जो है एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम कितना है उसको हम लोग चेक कर सकते हैं कि ओलिगोहाइड्रोमिनोज है या फिर पॉलीहाइड्रोमिनोज है। ओलिगोहाइड्रोमिनोज मीन्स कि जो अमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम है वो लेस देन 200 ml हो गया है तो उसे ओलिगोहाइड्रोमिनोज कहते हैं, यानी कि अमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो जाना। एंड पॉलीहाइड्रोमिनोज जिसमें कि अमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, यानी कि 2000 ml से जो है वो ज़्यादा हो जाता है। अगला इसमें क्राउन रम्प लेंथ देखते हैं कितना है USG के थ्रू। डायग्नोसिस ऑफ फीटल मालफॉर्मेशन, यदि कोई भी जो ऑर्गन है वो अच्छे से फॉर्मेशन नहीं हुआ है उसका हम लोग डिटेक्शन कर सकते हैं USG के थ्रू। आइडेंटिफिकेशंस ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी जैसे होता है ना कि बेबी 2 है यूट्रस में या 3 है तो उसका हम लोग डिटेक्शन कर सकते हैं। डन बाई एब्डोमिनली या ट्रांसवेसाइनली। जो अल्ट्रासाउंड है उसको एब्डोमिनली कर सकते हैं और या फिर ट्रांसवेसाइनली कर सकते हैं, यानी कि इस तरह से वजाइना के पास ऐसे चेक कर सकते हैं। If abdominal USG is being performed, the instruct to client to drink more water to fill the bladder for more visualization. USG करने से पहले हम लोग
ज़्यादा पानी पीने के लिए बोलते हैं, ज़्यादा वाटर ड्रिंक करने के लिए बोलते हैं, ताकि जो ब्लैडर है वो फील हो जाए, ताकि विजुअलाइजेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से हो। इसमें जो है वो रेंज दिया गया है कि जो वेव होते हैं जिसमें अल्ट्रासाउंड चेक करते हैं, उसका जो रेंज है वो इतना है। और इस रेंज में क्या देखने को मिलेगा, तो हम लोग नॉर्मली जानते हैं जो एकॉस्टिक जिसको सुन सकते हैं, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो अगर 20 हर्ट्ज से कम होती है तो उसे इंफ्रासाउंड कहते हैं, जिसमें बहुत कम सुनाई पड़ता है, लो बेस नोट्स जिसको बोलते हैं। और 20,000 हर्ट्ज पे देखते हैं तो एनिमल्स एंड केमिस्ट्री देखने को मिलता है, यानी कि नॉर्मल में जो हाई लेवल का साउंड है वो ये है 20,000 हर्ट्ज। फिर अगला है 2 मेगा हर्ट्ज, यानी कि 2 मिलियन पर सेकेंड जो फ्रीक्वेंसी होती है। इसको हम लोग मेडिकली यूज़ करते हैं, डिस्ट्रक्टिव के लिए, यानी ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। और जो है वो 200 मेगा हर्ट्ज रहता है तो उसका हम लोग यूज़ करते हैं, यानी कि 2 मेगा हर्ट्ज से लेकर के 200 मेगा हर्ट्ज, इसका हम लोग यूज़ करते हैं डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए। तो जो अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी होती है वो 20,000 हर्ट्ज से लेकर के 2 मेगा हर्ट्ज तक के बीच होती है। अगला टेस्ट जो है वो देखते हैं बायोफिजिकल प्रोफाइल, यानी कि BPP बायोफिजिकल प्रोफाइल। इसमें देखते हैं क्या क्या है। ये जो होता है वो नॉन इन्वेसिव असेसमेंट होता है, यानी इसमें किसी भी तरह का इंसिजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें क्या क्या देखते हैं, फिटस में परफॉर्म करते हैं। तो इसमें हर चेक के लिए 2 पॉइंट्स देते हैं। पहला जो है वो फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट देखते हैं, अगर नॉर्मल है तो उसे 2 पॉइंट देते हैं। और उसका मूवमेंट देखते हैं, तो नॉर्मल है तो 2 पॉइंट देंगे। फीटल का टोन देखते हैं कैसा है, 2 पॉइंट देंगे। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स देखते हैं, उसको 2 पॉइंट देंगे। फीटल हार्ट रेट अगर नॉर्मल है तो उसे 2 पॉइंट देंगे। तो नॉर्मल फिजिकल प्रोफाइल किसको कहते हैं, जब CNS का जो फंक्शन है वो नॉर्मल है और फीटस जो है वो हाइपोक्सिक नहीं है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन की कमी नहीं है, तो उसका बोलेंगे कि जो बायोफिजिकल प्रोफाइल है वो नॉर्मल है। तो टोटल कितने पॉइंट हो गए यहाँ पे, 2 to 4 to 6 to 8 to 10, यानी टोटल जो बायोफिजिकल प्रोफाइल में 10 पॉइंट होते हैं। तो इफ़ बायोफिजिकल प्रोफाइल स्कोर ऑफ 8 या फिर 10 रहता है तो उसे हम लोग नॉर्मल कंसीडर्ड करेंगे। और यदि 6 रहता है तो इक्विवोकल है, यानी कि उसको मैनेज करेंगे, जो प्रॉब्लम हो रहा है देखेंगे और डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। और यदि 4 से लेस देन 4 रहता है या 4 के बराबर रहता है तो उसे हम लोग एबनॉर्मल कंसीडर्ड करते हैं, तुरंत ही डॉक्टर को नोटिफाई करेंगे। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है कि बैटमैन से इसको याद कर सकते हैं कि बी से जो होता है वो ब्रीदिंग मूवमेंट, जिसके लिए सबके लिए 2 पॉइंट देंगे। एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम 2 पॉइंट। टी से टोन ऑफ फीटस 2 पॉइंट। एम से मूवमेंट ऑफ फीटस 2 पॉइंट। एन से नॉन स्ट्रेस टेस्ट 2 पॉइंट। अगला जो है वो है कॉर्डोसेंटेसिस, यानी कि कॉर्डोसेंटेसिस मीन्स क्या होता है, कॉर्ड से फ्लूइड लेना और उसका असेसमेंट करना। इट इज़ ऑल्सो नोन एज परक्यूटेनियस अम्बलाइकल ब्लड सैम्पलिंग या फिर फीटल ब्लड सैम्पलिंग। जो अम्बलाइकल कॉर्ड होता है, कॉर्ड जिसको बोलते हैं, उससे हम लोग ब्लड का सैंपल लेते हैं, उससे हम लोग ब्लड निकालते हैं और फिर उसको हम लोग चेक करते हैं। इसको हम लोग यूजुअली परफॉर्म करते हैं 18 to 20 वीक्स में। और इट इज़ परफॉर्म व्हेन फीटल ब्लड सैम्पलिंग इज नेसेसरी, यदि फीटल ब्लड का सैम्पलिंग जो नेसेसरी है तभी इसको परफॉर्म करते हैं। इन विच इंसर्टिंग अ नीडल डायरेक्ट इनटू द फीटल अम्बलाइकल वेसल्स
पेटल के अम्बिलाइकल वेसल्स में डायरेक्ट नीडल को इंसर्ट करते हैं यूएसजी गाइडेंस के थ्रू, यूएसजी देखते हुए, और उसके बाद उसे ब्लड निकालते हैं, ब्लड ड्रॉ करते हैं। फीटस में जो है वो अम्बिलाइकल वेसल्स मेनली 3 होते हैं, जिसमें से 2 अम्बिलाइकल आर्टरी होती है एंड 1 अम्बिलाइकल वेन होते हैं। तो मटेरियल जो स्टडी के लिए लेते हैं वो ब्लड में कौन सा देखते हैं, WBC देखते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। FSR शुड बी मॉनिटर आफ्टर 1 आवर्स ऑफ द प्रोसीजर करने के 1 आवर के बाद हम लोग FSR चेक करते हैं ब्लीडिंग को चेक करने के लिए। अगर FSR ज़्यादा आ रहा है तो, और फिर कम हो रहा है तो उसके अनुसार देखते हैं कि ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है। रप्चर उसमें से हम लोग अम्बिलाइकल कॉर्ड से ले रहे हैं ब्लड, तो चांस है कि जो अम्बिलाइकल कॉर्ड है वो रप्चर होने का, इसीलिए हम लोग ब्लीडिंग को चेक करते हैं। अगला जो है वो देखते हैं मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन। ये हमेशा एग्जाम में पूछता है कि कम रहेगा तो कौन सा एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलेगा, ज़्यादा रहेगा तो कौन सा देखने को मिलेगा। इट इज़ यूजुअली डन एट, और ये भी पूछता है कि कौन सा जो टेस्ट है कब परफॉर्म करते हैं। तो जो MSAFP जो होता है वो 14 to 16 वीक्स में परफॉर्म करते हैं, इसको चेक करते हैं। अल्फा फीटोप्रोटीन इज एविडेंटली फाउंड इन ह्यूमन फीटस में बहुत ज़्यादा पाया जाता है अल्फा फीटोप्रोटीन योग सैक द्वारा ड्यूरिंग थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, योग सैक में होता है। इट इज असेस फॉर क्वांटिटी फॉर फीटल सीरम प्रोटीन, तो उसका क्वांटिटी लेके चेक करते हैं कि जो फीटल सीरम है उसमें प्रोटीन कितना है, नॉर्मल लेवल से ज़्यादा है कि कम है। तो अल्फा फीटोप्रोटीन इज डिटरमाइंड बाय मैटरनल ब्लड सैंपल, तो मैटरनल ब्लड सैंपल के थ्रू इसको चेक करते हैं। इफ़ द लेवल इज एबनॉर्मल एंड गेस्टेशन इज लेस दैन 18 वीक्स देन रिपीट इट। यदि जो है अल्फा फीटोप्रोटीन एबनॉर्मल देखने को मिलता है और गेस्टेशन का जो एज है वो 18 वीक्स से कम हो रहा है तो फिर से उसको एक बार रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि बढ़ा हुआ रहेगा तो कौन सा एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलेगा एंड कम रहा तो कौन सा देखने को मिलेगा। Elevated level of maternal serum alpha fetoprotein is related to न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट अगर देखने को मिलता है, यानी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट रहता है तो उसमें जो मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन है वो एलिवेट रहता है, यानी बढ़ा हुआ रहता है। अब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में आ जाता है स्पाइना बाइफिडा एनेन्सेफेली, जिसमें दूसरा एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट। एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट अगर रहता है तो उसमें भी जो अल्फा फीटोप्रोटीन का जो लेवल रहता है वो एलिवेटेड रहता है। ओम्फैलोसील या फिर गैस्ट्रोकाइसिस, अधिकतर जो है वो एग्जाम में ओम्फैलोसील एंड गैस्ट्रोकाइसिस, स्पाइना बाइफिडा एनेन्सेफेली पूछता है। तो ओम्फैलोसील या गैस्ट्रोकाइसिस इसमें जो होता है वो एब्डोमिनल जो ऑर्गन्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, प्रोट्रूड हो जाते हैं। मल्टीपल प्रेगनेंसी में भी इंक्रीज देखने को मिलता है। इंट्रा यूटेराइन फीटल डेड, यदि जो फीटस जो है वो यूट्रस के अंदर ही डेड हो गया है उसमें भी लेवल जो है वो एलिवेटेड मिलता है। रेनल एनोमलीज, यदि जो किडनी अगर अच्छे से प्रॉपरली जो है नहीं बन पाया है तो उसमें भी जो है वो AFP का लेवल जो है वो एलिवेटेड देखने को मिलता है। इसोफेजियल एट्रेसिया, यानी कि जो इसोफेगस है जो वो नैरो हो गया है, या फिर जो इंटेस्टाइन है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है किसी तरह से, तो उसमें भी देखने को मिलेगा कि जो AFP का लेवल है जो बढ़ा हुआ है। अगला है प्री इक्लेम्सिया एंड इक्लेम्सिया, इसमें भी देखने को मिलता है बढ़ा हुआ एंड रॉन्ग एस्टिमेशन ऑफ गेस्टेशनल एज। और अगर हम गलत टाइम पे देखते हैं कि गेस्टेशन एज इतना हो रहा है और AFP इतना होना चाहिए, उसकी वजह से भी होता है। और किस में डिक्रीज देखने को मिलता है, तो डायबिटीज़ में, ओबेसिटी में, डाउन सिंड्रोम में, एडवर्ड सिंड्रोम में। डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी 21 भी बुक कहते हैं एंड एडवर्ड सिंड्रोम को ट्राइसोमी 18 कहते हैं। तो ये देखने को मिलता है।
अगला है क्रोनियोनिक विलाई सैम्पलिंग। जो कोरियोनिक विलाई होता है उससे हम लोग सैंपल लेते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग। यहाँ पे दिया हुआ है। अगले है फॉर्न टेस्ट। फॉर्न टेस्ट जो है वो चेक करते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो लीकेज तो नहीं हो रहा है, उसके लिए फॉर्न टेस्ट ये पूछता है क्यों करते हैं, तो एमनियोटिक फ्लूइड के लीकेज को चेक करने के लिए। इट इज़ माइक्रोस्कोपिक टेस्ट दैट डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज। सैंपल टेकन फ्रॉम एक्सटर्नल ओएस ऑफ द सर्विक्स। सर्विक्स से हम लोग सैंपल लेते हैं, तो सर्विक्स में दो पार्ट होते हैं, जो एक्सटर्नल सर्विक्स एंड और इंटरनल ओएस होता है। यानी कि एक सर्विक्स ये हो गया सर्विक्स, तो ऊपर वाला जो है यूट्रस में खुलता है और नीचे वाला जो है वो अपनी वेजाइना में खुलता है। तो नीचे वाले को बोलते हैं एक्सटर्नल और जो ऊपर वाले को बोलते हैं इंटरनल। तो हम लोग एक्सटर्नल यहाँ से सैम्पलिंग लेते हैं। If fern-like pattern produced by effect of salt of amniotic fluid, यानी amniotic fluid का जो salt होता है उसके द्वारा हमें फर्न लाइक पैटर्न देखने को मिलते हैं, तो वो इंडिकेट करता है कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो प्रेजेंस है। इसको हम लोग परफॉर्म करते हैं तो मदर को जो है डॉर्सल लिथोटॉमी पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, और जब हम लोग ले लेते हैं सैम्पलिंग सर्विक्स से, देन उसके बाद उसे हम लोग लैटरल पोजीशन देते हैं। अगला है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस मीन्स होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड को ड्रॉ करना और उसको चेक करना यॉक सैक से। इसके लिए जो है ब्लैडर को एम्पटी रखते हैं ताकि जो ब्लैडर है वो रप्चर नहीं हो जाए फ्लूइड लेने में। इंस्ट्रक्ट टू क्लाइंट टू कॉफ विच कॉज द एमनियोटिक फ्लूइड टू लीक फ्रॉम द यूट्रस। जब हम लोग फर्न टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो उसमें क्लाइंट को कहते हैं कि खांसी कफ करिए, ताकि जो है प्रेशर्स की वजह से एमनियोटिक फ्लूइड अगर लीक हो रहा है तो वो यूट्रस से बाहर आएगा। ठीक है, काउंट परफॉर्म करते हैं कि जो बेबी का मूवमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है। तो किक काउंट में देखते हैं 2 मेथड्स के थ्रू इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। पहला है कार्डिफ काउंट टू 10 मेथड। 10 मेथड इसको बोलते हैं। इन विच मेथड मदर काउंट द फिटल किक इन ईच डे सेम टाइम। हर दिन जो है मदर जो है काउंट करती है सेम टाइम में। इफ़ काउंट इज़ लेस दैन 10, अगर 10 से कम रहता है काउंट 12 आवर्स में, या फिर 3 से कम रहता है 1 घंटे में, तो उसको हम लोग बोलेंगे नो मूवमेंट एंड उसको डॉक्टर को नोटिफाई करेंगे, यानी जो मूवमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। नाइट्रोजन टेस्ट। नाइट्रोजन टेस्ट जो है ये परफॉर्म करते हैं हम लोग। It is also performed to detect the presence of amniotic fluid in vaginal secretion. वेजाइनल जो सिक्रेशन है उसमें एमनियोटिक फ्लूइड के प्रेजेंस को चेक करने के लिए नाइट्रोजन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। वेजाइना का जो नॉर्मल पीएच होता है वो होता है 4.5 to 5.5, और जो एमनियोटिक फ्लूइड का जो पीएच होता है वो 7 से 7.5 तक होता है। तो ये हम लोग स्ट्रिप से टेस्ट करते हैं। इसके लिए क्लाइंट को हम लोग डॉर्सल लिथोटॉमी पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद असिस द टेस्ट टेप फॉर अ ब्लू स्क्रीन। ब्लू स्क्रीन के लिए देखते हैं ब्लू ग्रे या फिर डीप ब्लू कलर का रहता है, जो इंडिकेट करेगा कि मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो गया है और एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो लीक हो रहा है। ट्रिपल मार्कर टेस्ट ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जामों में पूछता है। It is combined biochemical test which includes maternal serum alpha fetoprotein, HCG and UE3 यानी unconjugated estradiol। ट्रिपल से मीन समझ रहा है कि इसमें 3 प्रकार के टेस्ट होंगे, तो तीनों को मिला करके इसका नाम दिया गया है ट्रिपल मार्कर टेस्ट, जिसमें से एक जो कंपोनेंट है वो है मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन, दूसरा है HCG और तीसरा है UE3 यानी कि अनकंजुगेटेड एस्ट्रायोल।
इट इज़ यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम को चेक करने के लिए इसको हम लोग परफॉर्म करते हैं। यदि डाउन सिंड्रोम है, प्रेजेंट है, तो उसमें क्या होगा कि जो मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल है और जो अनकंजुगेटेड एस्ट्रल है उसका जो लेवल है वो लो हो जाएगा। दो कंपोनेंट जो है मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन ये लो हो जाएंगे और जो अनकंजुगेटेड एस्ट्रल है इसका लेवल जो है वो लो हो जाएगा, लेकिन जो HCG का लेवल है वो हाई हो जाता है। इसको हम लोग 15 to 18 वीक्स में परफॉर्म करते हैं, चेक करते हैं। तो इसमें नॉर्मली यही है कि हम लोग ट्रिपल मार्कर टेस्ट में अल्फा सीरम मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन देखते हैं, HCG देखते हैं, UE3 देखते हैं, यानी अनकंजुगेटेड एस्ट्रोल। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जो AFP का जो लेवल है वो कम हो जाता है, HCG का लेवल बढ़ जाता है और जो अनकंजुगेटेड एस्ट्रोल है इसका भी लेवल जो है वो लो हो जाता है। इसको हम लोग परफॉर्म करते हैं 15 to 18 वीक्स में, 15 to 18 वीक्स में। अगला है ब्लड टेस्ट। अगला जो है वो है बबल टेस्ट। बबल टेस्ट में क्या देखते हैं, इसको हम लोग दूसरे नाम से भी बुलाते हैं, सेक टेस्ट या फिर क्लेमेंस टेस्ट कहते हैं इसको। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेक टेस्ट या फिर क्लेमेंट टेस्ट बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इन विच अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज कलेक्टेड एंड मिक्स्ड विथ एथेनॉल या फिर आइसोप्रोपेनॉल। इसमें थोड़ा सा अमाउंट में एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं और उसको हम लोग एथेनॉल के साथ मिक्स करते हैं। जो बबल टेस्ट होता है या फिर सेक टेस्ट या क्लेमेंट टेस्ट होता है, इसको हम लोग परफॉर्म करते हैं फिटल लंग मैच्योरिटी को असेस करने के लिए। अगला जो है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट हम लोग जो किट से करते हैं। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट मेजर इज हार्मोन इन द बॉडी कॉल्ड ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। यूपीटी में क्या करते हैं, एचसीजी के प्रेजेंस को चेक करते हैं कि एचसीजी जो है वो प्रेजेंट है या फिर नहीं है। HCG जो है वो कहाँ से सीक्रेट होता है, तो ये सीक्रेट होता है प्लासेंटा से, और प्लासेंटा 2 पार्ट में डिवाइड होता है, साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट। जो HCG होता है वो सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट से सीक्रेट होता है। इसमें देखते हैं कि जो HCG जो है वो एक तरह का हार्मोन है जो प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इट अपीयर्स इन द ब्लड एंड यूरिन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एज अर्ली एज 8 to 11 डेज आफ्टर कंसेप्शन। कंसेप्शन के 8 से 11वें दिन के बाद हम लोग देख सकते हैं ब्लड और यूरिन में HCG का जो लेवल है वो बढ़ने लगता है, प्रेजेंस उसका देखने को मिलता है, यानी नेक्स्ट मेंसेस के एक्सपेक्टेड डेट से 2 से 3 दिन पहले। सो आफ्टर 8 to 11 डेज वी कैन डिटेक्ट प्रेगनेंसी स्टेट बाय यूपीटी टेस्ट। तो हम लोग यूपीटी टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं कंसेप्शन के 8 से 11 दिन के बाद थ्रू ब्लड एंड यूरिन। इन दिस टेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल एड 3 ड्रॉप्स ऑफ यूरिन। इसको जो हम लोग किट के थ्रू परफॉर्म करते हैं, इसमें देखते हैं किट के थ्रू परफॉर्म करते हैं, ये वाला जो है इसमें हम लोग 3 ड्रॉप्स यूरिन का डालते हैं और 3 ड्रॉप्स डाल के उसको छोड़ देते हैं 5 मिनट्स के लिए, यहाँ पे दिखा रहा है। फिर उसके बाद यदि एक लाइन आता है तो उसे हम लोग नेगेटिव कहते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी नहीं है। यदि 2 लाइन्स आते हैं तो उसे हम लोग पॉजिटिव कहते हैं। इसमें दो होता है, एक तो 2 लाइन आता है तो पॉजिटिव कहते हैं। इसमें 2 लाइन होता है, एक कंट्रोल लाइन होता है और एक जो होता है वो मेन लाइन होता है। तो जो कंट्रोल लाइन वो ऑलरेडी मतलब कि नहीं है तो उसमें यूरिन डालेंगे तो 1 लाइन आएगा ही, तो इससे पता चलेगा कि जो किट है वो सही है। और 2 लाइन आता है तो यानी कि कंफर्म है, पॉजिटिव प्रेगनेंसी है। और अगर कंट्रोल लाइन के अलावा पहले वाले लाइन में एक लाइन बन जाता है तो उसे हम लोग इनवैलिड मानते हैं, जो किट है वो सही नहीं है।
अगला देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। इसको देखने से पहले नॉन स्ट्रेस टेस्ट देखते हैं। तो जो नॉन स्ट्रेस टेस्ट है इसको हम लोग परफॉर्म करते हैं प्लासेंटल फंक्शंस एंड ऑक्सीजनेशन को चेक करने के लिए। एनएसटी डिटरमाइन फिटल वेलबींग, इससे हम लोग पता करते हैं जो फिटस है वो अच्छे से है या नहीं है। नॉन स्ट्रेस टेस्ट इज परफॉर्म आफ्टर 32 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। 32 वीक्स के बाद हम लोग इसको परफॉर्म करते हैं। इसमें FH-R देखते हैं, जो फीटस जो है वो मूवमेंट कर रहा है उसके रिस्पॉन्स में FH-R जो है वो कितना आ रहा है, ये हम लोग इसमें देखते हैं। इसमें देखते हैं, तो देखते हैं इसमें नर्सिंग केयर इसमें क्या करेंगे, तो एक्सटर्नल USG ट्रांसड्यूसर अप्लाइड करेंगे क्लाइंट के एब्डोमेन पे एंड 20 मिनट्स के लिए उसको ट्रेस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे FH-R एंड यूटेराइन एक्टिविटी को। ड्यूरिंग NST टेस्ट द क्लाइंट इज प्लेस्ड इन लैटरल साइड लाइन पोजिशन देंगे सुपेरियर वेना केवा सिंड्रोम को प्रिवेंट करने के लिए। तो जब हम लोग इसको टेस्ट करते हैं 20 मिनट्स तक एब्जॉर्ब करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है उसके बाद ये देखते हैं। तो दो ही रिजल्ट आएगा, या तो फिर रिएक्टिव या फिर नॉन रिएक्टिव। तो यदि जो हम लोग उसको 20 मिनट्स के लिए ऑब्जर्व करते हैं, USG ट्रांसड्यूसर अप्लाई करते हैं, तो फीटस का जो FH-R है वो इंक्रीज होता है और मूवमेंट भी जो है वो बढ़ता है, देन उसको हम लोग नॉर्मल बोलेंगे कि हेल्दी एंड नॉर्मल फीटस है, हेल्दी एंड नॉर्मल फीटस है इन विच 2 या मोर एक्सलेरेशन ऑफ 15 बीट्स पर मिनट। 15 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा अगर FH-R बढ़ता है और 2 या 2 से ज़्यादा एक्सलेशन बढ़ते हैं तो उसे हम लोग कंसीडर करेंगे कि जो फीटस है वो नॉर्मल है। और 15 सेकेंड से ज़्यादा ड्यूरेशन में देखने को मिलता है तो बोलेंगे कि नॉर्मल है 20 मिनट्स के ऑब्जर्वेशन में, और इस टेस्ट को बोलेंगे कि जो टेस्ट है वो निगेटिव है। और जस्ट उसके अपोजिट कि हम लोग 20 मिनट्स के अलावा और भी 20 मिनट्स ऑब्जर्व करेंगे और उसमें जो देखेंगे कि कोई भी एक्सलेरेशन देखने को नहीं मिल रहा है, जो हार्ट रेट है वो 15 से कम देखने को मिल रहा है, एक्सलेरेट हो रहा है, बढ़ रहा है, और टाइम भी जो है उसका ड्यूरेशन जो है वो 15 सेकेंड से कम है, तो उसको हम लोग एबनॉर्मल कंसीडर्ड करेंगे एंड बोलेंगे कि नॉन स्ट्रेस टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है। तो यदि नॉन स्ट्रेस टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आता है, फिर इसके कंफर्मेशन के लिए हम लोग कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इसको कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट को हम लोग ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्शन लाने के लिए ऑक्सीटोसिन का यूज़ करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट जो होता है इसको हम लोग 34 वीक्स या फिर प्रेगनेंसी के एंड में परफॉर्म करते हैं। इसमें देखते हैं कि जो हम लोग जब हम लोग कॉन्ट्रैक्शन देते हैं तो फीटस उससे कैसे कोप अप करता है, कैसे उसको मैनेज करता है। दिस टेस्ट इज परफॉर्म व्हेन NST टेस्ट इज एबनॉर्मल। तो इसमें नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करेंगे, एक्सटर्नल मॉनिटर को अटैच करेंगे वोमेंस के एब्डोमेन पर 20 to 30 मिनट्स के लिए रिकॉर्ड करेंगे बेसलाइन को एंड यूट्रस को स्टिमुलेट करेंगे ऑक्सीटोसिन के थ्रू एंड निपल को स्टिमुलेट करेंगे, यानी निपल को रब करके। फ्रीक्वेंटली मैटरनल वाइटल साइंस शुड बी मॉनिटरिंग स्पेशली ब्लड प्रेशर, एंड ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते रहेंगे। इंस्ट्रक्ट टू क्लाइंट वॉइड बिफोर द टेस्ट, और टेस्ट से पहले क्लाइंट को बोलेंगे कि यूरिन को वॉइड करने के लिए। अगला जो रिजल्ट देखने को क्या मिलेगा, यदि जो कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट निगेटिव आता है तो इसे हम लोग नॉर्मल कंसीडर्ड करेंगे। निगेटिव मीन्स कि नो एनी लेट डिक्लेरेशन। FH-R में जो है वो किसी भी तरह का लेट डिक्लेरेशन देखने को नहीं मिलता है, तो टेस्ट जो है वो नॉर्मल है, निगेटिव है। और उसमें डिक्लेरेशन लेट देखने को मिलता है तो यानी कि जो टेस्ट है वो पॉजिटिव है, एबनॉर्मल है। ये क्यों हो रहा है, यानी कि जो यूटेरो प्लासेंटल है वो इनसफिशियंसी उसमें देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से लेट डिक्लेरेशन देखने को मिल रहा है।
ये था नॉन स्ट्रेस टेस्ट एंड कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। अगला है पेल्विक एग्जामिनेशन। स्क्रीनिंग टेस्ट जो था वो सारा कंप्लीट हो गया। अब अगला जो देखते हैं वो है पेल्विक एग्जामिनेशन। पेल्विक एग्जामिनेशन में पेल्विक ऑर्गन का एग्जामिनेशन करते हैं और पेशेंट को सबसे पहले बोलते हैं ब्लैडर खाली करके आने के लिए। उसके बाद पेशेंट को लिथोटॉमी पोजीशन प्रोवाइड करते हैं और इंस्पेक्शन करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया देखते हैं, वेजाइना को देखते हैं स्पेकुलम के थ्रू, सर्विक्स को देखते हैं और अगर नेसेसरी होता है तो रेक्टल एग्जामिनेशन भी परफॉर्म करते हैं। ये रहा लिथोटॉमी पोजीशन, इसको हम लोग देते हैं चेक करने के लिए। यहाँ पे दिखा रहा है कि बाई मैनुअल वेजाइनल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। एक जो हाथ होता है, लेफ्ट वाला जो हैंड होता है, उसको हम लोग एब्डोमेन पे रखते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस पास, और दूसरा जो हैंड होता है उसको हम लोग वेजाइना में इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे एग्जाम में पूछता है ये जो है वो कस्को स्पेकुलम है जिसके थ्रू हम लोग सर्विक्स वेजाइना को देखते हैं, और ये जो है वो सिम्स स्पेकुलम है। दोनों के थ्रू हम लोग वेजाइना को देखते हैं। पेल्विक एग्जामिनेशन परफॉर्म इन टू वे, एक स्पेकुलम द्वारा और दूसरा जो होता है वो बाई मैनुअल द्वारा। स्पेकुलम द्वारा यानी कि उसमें इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे, कस्को एंड सिम्स स्पेकुलम यूज़ फॉर वेजाइनल विजुअलाइजेशन, वेजाइना को देखने के लिए। और दूसरा है बाई मैनुअल जिसमें हम लोग लुब्रिकेट करेंगे, यानी कि जो है जो फिंगर है उसको लुब्रिकेशन द्वारा गीला करेंगे, इंडेक्स एंड मिडल फिंगर को और राइट हैंड को, और उसको धीरे धीरे स्मूथली इंसर्ट करेंगे वेजाइना में। फॉर कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन फॉर टेस्टिंग, टेस्ट के लिए जो हम लोग स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं तो उसमें इंडो सर्वाइकल कैनाल सैंपल, सर्विक्स के अंदर से जो सैंपल लेते हैं उसको इंडो सर्वाइकल कैनाल सैंपल कहते हैं, जो गोनोरिया के लिए देखते हैं या फिर सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप टेस्ट में यूज़ करते हैं। जो सैंपल लेते हैं यूरेथ्रा और सर्विक्स से वो क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटाइटस को चेक करने के लिए लेते हैं। और वायरल कल्चर फ्रॉम लेजन, यानी कि कहीं वेजाइना सर्विक्स में लेजन तो प्रेजेंट नहीं है वायरस के वजह से, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं हर्पीस फर्स्ट एंड सेकंड को डिटेक्ट करने के लिए वायरल कल्चर करते हैं। नर्सिंग केयर क्या प्रोवाइड करेंगे, सबसे पहले प्रोसीजर को एक्सप्लेन करेंगे क्लाइंट को, उसके बाद अवॉइड करेंगे वेजाइनल टचिंग को 24 आवर्स बिफोर एग्जामिनेशन, एंड क्लाइंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि ब्लैडर को खाली कर ले एग्जामिनेशन से पहले। इंस्ट्रक्ट टू क्लाइंट कीप रिलैक्स बाय द हेल्प ऑफ स्लो डीप ब्रीथ्स, बोलेंगे स्लो डीप ब्रीथ्स लेने के लिए, रिलैक्स करने के लिए। बियर डाउन करने के लिए जब स्पेकुलम को इंस्ट्रक्ट करेंगे एंड स्पेसिमेन को कलेक्ट करेंगे। बीपी चेक करेंगे हाइपोटेंशन प्रोसीजर के दौरान। टीच टू क्लाइंट अबाउट अर्ली वार्निंग साइन ऑफ सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के अर्ली वार्निंग साइन को क्लाइंट को बताएंगे कि क्या क्या होता है अर्ली वार्निंग साइन। वेजाइनल डिस्चार्ज, ब्लड या स्पॉटिंग बिटवीन मेंसेज या आफ्टर इंटरकोर्स, ऐसा अगर देखने को मिलता है तो डॉक्टर को नोटिफाई करें। और ये जो है हाई क्योर रेट है, इसको अगर हम लोग जल्दी पहचान लेते हैं सर्वाइकल कैंसर को तो इसको ट्रीट किया जा सकता है। तो यहाँ पे दिखा रहा है वेजाइनल एग्जामिनेशन थ्रू स्पेकुलम के थ्रू। तो ये था सारा टेस्ट जो हम लोग परफॉर्म करते हैं नॉर्मली प्रेगनेंसी में। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।